नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं राज्यसभा का रण। दरअसल मध्य प्रदेश के सियासत में इस वक्त ऐसा राजनीतिक भूचाल आया है जिसने राज्यसभा चुनाव को लोकतंत्र बनाम राजनीति की सबसे बड़ी लड़ाई में बदल दिया है। एक तरफ बीजेपी कह रही है झूठ पकड़ा गया, सच जीत गया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, हमारी सीट लूट ली गई है। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज धरने पर बैठ गए हैं, जिसमें जयराम रमेश, भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट जैसे दिग्गज चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। सवाल सिर्फ एक उम्मीदवार का नहीं है, आज सवाल सिर्फ एक राज्यसभा सीट का भी नहीं है। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में चुनाव अब बैलेट से जीतेंगे या तकनीकी हथियारों से? क्या यह कानून की जीत है या फिर सत्ता की रणनीति? क्या यह पारदर्शिता की लड़ाई है या फिर राजनीतिक प्रतिद्वंदी को मैदान से बाहर करने का सुनियोजित ऑपरेशन? क्या यह सत्य की जीत है या सत्ता की जीत है? और आखिर राज्यसभा की इस जंग में हार किसकी होगी, कांग्रेस की, बीजेपी की या फिर लोकतंत्र की? आज की सबसे बड़ी बहस में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, क्योंकि मामला सिर्फ एक सीट का नहीं है, मामला उस भरोसे का है जिस पर भारतीय लोकतंत्र खड़ा है। इस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले दिखाते एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव वोटिंग से पहले ही एक बड़े सियासी ड्रामे में तब्दील हो चुका है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया गया है। बीजेपी से सत्य की जीत और चोरी पकड़े जाने का नाम दे रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे सरेआम सीट की डकैती और लोकतंत्र की हत्या बता रही है। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के दिग्गज नेता धरने पर बैठ गए हैं। आज इसी पर होगी महाबहस कि क्या यह वाकई कानूनी चूक है या फिर बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तहत किया गया ऑपरेशन क्लीन स्वीप। दरअसल पूरा विवाद हैदराबाद की एक अदालत में दर्ज एक प्राइवेट कंप्लेंट को लेकर है। बीजेपी का आरोप है कि मीनाक्षी नटराजन उस मामले में आरोपी नंबर 4 है। अदालत ने नोटिस जारी किया, जवाब दाखिल हुआ, यानी उम्मीदवार को पूरे मामले की जानकारी थी, लेकिन जब नामांकन दाखिल किया गया तो फॉर्म 26 में इसका जिक्र नहीं किया गया। बीजेपी का कहना है कि सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं बल्कि गंभीर तथ्य छिपाने का मामला है। बीजेपी पूछ रही है, अगर सब कुछ साफ था तो जानकारी छिपाई क्यों गई? अगर कोई मामला नहीं था तो अदालत में जवाब किस बात का दिया गया? अगर जनता को सब जानने का अधिकार है तो हलफनामे में पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी के नामांकन खारिज होने पर कांग्रेस जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, वो स्वयं कांग्रेस की नीयत और कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति को वास्तविक रूप में देश के सामने रख रहा है। पहली बात, ये बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन जी के विरुद्ध तेलंगाना के न्यायालय में एक केस लंबित था। बीजेपी का दावा है कि चुनावी शुचिता और पारदर्शिता के लिए यह फैसला जरूरी था और रिटर्निंग ऑफिसर ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले को लोकतंत्र पर हमला बता रही है। कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाया था। आज एक बहन को अवसर मिला कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे कि महिलाओं की ताकत को, उनकी भागीदारी को, उनकी जिम्मेवारी को निभाने के लिए पार्टी के निर्णय को कांग्रेस के विधायकों ने बल दिया। तब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत कम है, उसके बाद भी उन्होंने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया। तो उस सोच को कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण की इनकी सोच को किस तरीके से खोखलापन था, राजनीति थी, देश को गुमराह करना था, वो एक आज स्पष्ट हुआ। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अभी कुछ दिन पहले आह्वान किया और 5 बातें कही जिससे रुपए का अवमूल्यन न हो,
डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो, अर्थव्यवस्था सुधरे, देश संकट में, इसके लिए देश के सामने गुहार लगाई। एक तरफ देश संकट में आर्थिक रूप से इसकी गुहार है और दूसरी तरफ तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे, विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे, उनका लोकतंत्र की हत्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का दो चरित्र एक साथ सामने आया है। ये सामूहिक निर्णय बीजेपी ने लिया, केंद्रीय नेतृत्व से पूछ के लिया, बहुत मंथन के बाद लिया कि 10 विधायक कम है, उसके बाद भी हम तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और कांग्रेस और अन्य निर्दलीय विधायकों का आर्थिक रूप से या अन्य तरीके से प्रलोभन देंगे या डराएंगे और फिर उनका वोट लेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या का कुचक्र लगातार बीजेपी का तीसरा कैंडिडेट, तीसरी बार विधायकों की खरीद पर उसका प्रयास, ये भावना आपको समझना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है, कोई आरोप तय नहीं हुए हैं। महज एक नोटिस को आधार बनाकर उम्मीदवार को चुनाव से बाहर कर दिया गया। कांग्रेस के वकीलों का दावा है कि अदालत ने अभी तक मामले का विधिवत संज्ञान ही नहीं लिया था। ऐसे में से लंबित आपराधिक मामला मानना ही गलत है। कांग्रेस पूछ रही है कि अब नोटिस मिलना भी अपराध माना जाएगा? क्या बिना मुकदमा चले किसी को दोषी घोषित किया जा सकता है? क्या राज्यसभा चुनाव में हार के डर से विपक्षी उम्मीदवारों को तकनीकी आधार पर बाहर किया जाएगा? और क्या यहीं से शुरू होती है इस पूरे विवाद की असली राजनीति कहानी? क्योंकि राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में बीजेपी के पास 2 उम्मीदवारों को जिताने का स्पष्ट गणित था, लेकिन तीसरी सीट को लेकर तस्वीर साफ नहीं थी। बीजेपी ने महेश केवट को तीसरे उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया। कांग्रेस को डर था कि कहीं तोड़फोड़ या क्रॉस वोटिंग का खेल ना हो जाए, इसलिए विधायकों को भोपाल से बेंगलुरु ले जाने की तैयारी की गई। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की घबराहट बताया, कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र बचाने की रणनीति कहा और फिर अचानक नामांकन पर आपत्ति, कानूनी बहस, निर्वाचन अधिकारी की सुनवाई। देखिए, हमारा आज भी संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा उम्मीद है, इसीलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने क्या कहा आप लोग? चुनाव आयोग ने अभी हमारी सुनवाई की है और अब हम वेट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? हम हमारी लड़ाई में हैं। हमारा आज कहीं न कहीं लोकतंत्र में अब भी कोई न कोई प्रकार की लोकतांत्रिक शुचिता बाकी हो। और आखिरकार कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज। यही वजह है कि कांग्रेस इसे सिर्फ कानूनी फैसला नहीं बल्कि राजनीतिक साजिश बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि जब बीजेपी को तीसरी सीट जीतने का रास्ता नजर नहीं आया तो विरोधी उम्मीदवार को ही मैदान से बाहर कर दिया गया। वहीं बीजेपी कह रही है कि कानून सबके लिए बराबर है और नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जा सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही खड़ा है, क्या ये सचमुच कानून की निष्पक्ष कार्रवाई है या फिर चुनावी रणनीति का सबसे परिष्कृत हथियार? क्या यह लोकतंत्र को मजबूत करने का फैसला है या फिर लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को कमजोर करने वाला कदम? क्या यह सत्य की जीत है या सत्ता की जीत? और आखिर राज्यसभा की इस जंग में हार किसकी होगी, कांग्रेस की, बीजेपी की या फिर लोकतंत्र की? आज की सबसे बड़ी बहस में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, क्योंकि मामला सिर्फ एक सीट का नहीं है, मामला उस भरोसे का है जिस पर भारतीय लोकतंत्र खड़ा है। कोविद मिश्रा की रिपोर्ट, डीए न्यूज प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो राज्यसभा की रण में आज हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ देश का सबसे बड़ा पैनल जुड़ने जा रहा है। पैनल के द्वारा पारदर्शिता के साथ वो करेंगे। हमारे साथ रोहित मिश्रा जी हैं, बीजेपी नेता। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आयुष गुहा जी है, एडवोकेट। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आरती सिंह है, कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका भी मैडम बहुत बहुत स्वागत है। रोहित जी, आप सत्य की जीत कह रहे हैं, लेकिन जब आपके पास तीसरी सीट के लिए जादुई आंकड़ा यानी कि 58 था ही नहीं, तो महेश केवट को उतारने का मकसद क्या? सिर्फ कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग कराना या तकनीकी पेच फंसाकर वाकओवर लेना था? देखिए, जब चुनाव होता है ना, तो चुनाव के दौरान विधायकों में ये उनके इसमें नहीं लिखा रहता है कि ये कांग्रेस को ही वोट देंगे कि भाजपा को ही वोट देंगे कि ये किसको देंगे। ये किसी भी व्यक्ति की सत्यनिष्ठा पर आधारित रहता है कि वो किसको कहां वोट देना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी ये इस मुगालते में है कि
हम कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करेंगे, हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे, हमेशा खड़ा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के लोगों को फॉर्म भरने की जब प्रक्रिया मालूम नहीं है, उनको फॉर्म कैसे भरना है, क्या चीज छुपाना है, हमेशा देश से संपूर्ण विषयों को, जो गंभीर विषय हुआ करते थे, उनको छुपा लेती थी ये कांग्रेस। उसी तरह से इनकी आदत पड़ गई है। इनको ये बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे उसमें कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं है, लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि फॉर्म 26 में आपको संपूर्ण जानकारी देनी होगी, चाहे वो आपराधिक मुकदमा हो चाहे अन्य प्रकरण हो। इसलिए अपने नाकामी का जो कहें कि ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ना बंद करे कांग्रेस ने एक नारी के साथ साजिश किया है और उस साजिश का पर्दाफाश हो गया है। जी, कोई बात नहीं, हम आरती सिंह से ही जान लेते हैं। आरती जी, मीनाक्षी नटराजन जी ने जब खुद हैदराबाद कोर्ट में उस प्राइवेट कंप्लेंट का जवाब दाखिल किया था तो उन्हें केस की पूरी जानकारी थी, फिर इतनी बड़ी बात को हलफनामे में यानी कि फॉर्म 26 में क्यों छुपाया गया? इसमें क्या ये कांग्रेस की भी भारी लीगल लापरवाही है? नहीं, ये हेलो, आवाज आ रही है? जी आरती बोले जी। हाँ, ये है कि देखो, कोई FIR किसी तरीके का नोटिस कुछ भी नहीं है जी। तो उसके बावजूद भी ये इनका नामांकन रद्द नहीं किया जाना चाहिए। और जैसे कि ये तो सभी हर चुनाव में, हर सरकार में इनकी जो बीजेपी की जो मानसिकता रहती है कि विधायक खरीद लो एनी हाउ किसी भी तरीके से, तो ये अपने तीनों ये राज्यसभा सांसद बनाना चाह रहे हैं। तो इनकी ये तो दिख ही रहा है किस तरीके की चालबाजी है। ये कांग्रेस की नहीं है भाई, कांग्रेस की ये वरिष्ठ नेत्री है, तो हम सब इनको सपोर्ट करते हैं। और ये तो इनकी चाल है बीजेपी वालों की, ये तो एनी हाउ इनको है ना किसी भी तरीके से विधायक चाहिए ही चाहिए। खरीद फरोख्त में तो माहिर है ये लोग जी, तो इसके लिए क्या कहा जा सकता है? जी बिल्कुल वकील साहब, कांग्रेस के वकीलों का दावा है कि ये नोटिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 223/1 के तहत था, जिसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट ने अभी अपराध का संज्ञान ही नहीं लिया था। कानूनन जब संज्ञान नहीं हुआ तो क्या इसे लंबित आपराधिक मामला मानकर नामांकन रद्द करना सही फैसला है? आयुष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक शायद म्यूट है। हाँ जी, अभी ऑडिबल है? जी बोलें जी। पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है, जिसके थ्रू सारे के सारे जो भी पॉलिटिकल लीडर्स की जो होती है रजिस्ट्रेशन या बाकी चीजें गवर्न होती हैं, उसमें ये धारा 36 में क्लियरली दिया गया कि कोई भी चुनाव अधिकारी जो सक्षम अधिकारी है वो परीक्षण कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन की जांच कर सकता है, अगर उसमें कोई कमी पाई जाता है तो उसको खारिज कर सकता है। लेकिन केवल इसी ग्राउंड पे कि आपराधिक मामला दर्ज है या उस पर कोई सुनवाई हुई है या नहीं हुई है, इस पे करना एक संशय का विषय है। ये डिपेंड करता है कि उनके पास किस तरह के साक्ष्य अवेलेबल हैं, क्या नोटिस कोर्ट से कोई नोटिस इश्यू हुआ है जिसमें आपराधिक मान लिया गया है, या आपराधिक बोलना चाहिए तो मैटर के लिए इनको ट्रायल पे बुलाया गया है। तो वो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो क्या करते हैं। ये पूरा मुद्दा जो है 33 और 36 धारा के ऊपर पूरी तरह से बोलना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एविडेंस आपके पास क्या है। अगर इलेक्शन कमीशन के पास पर्याप्त एविडेंसेस हैं तो वो इसे खारिज कर सकता है, यदि उनके पास एविडेंसेस नहीं है तो वो इसे खारिज नहीं कर सकता। जी बिल्कुल रोहित जी, कांग्रेस का आरोप है कि जब आप चुनावी मैदान में नंबर गेम से नहीं जीत पा रहे हैं तो आपने रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि आरओ को आगे करके मैच फिक्सिंग कर ली है। क्या नियमों की आड़ में विपक्ष को मैदान से बाहर करना ही नई रणनीति है? कांग्रेस रुदाली गैंग का हिस्सा है। कल मैं इनको देख रहा था कि ये ऐसे लेटे हुए थे जैसे रेलवे स्टेशन में लेटे रहते हैं लोग जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती, अत्यंत परेशानी का। ये क्या बताना चाहते हैं? इनको जरा सोचिए कितनी बचकानी बात कर रहे हैं ये। किसी भी व्यक्ति को जो राजनीतिक दल का राज्यसभा मेंबर बनने जा रहा है उस राज्यसभा मेंबर को नोटिस जारी है कोर्ट द्वारा 1 करोड़ की, उसमें मानहानिकारक और वैवाहिक विषयों पर FIR नहीं होती है। विवेक तनखा जी सुप्रीम कोर्ट और स्तर के देश के बड़े वकील हैं। आज भले ही वो राजनीतिक बात करें, लोगों को भ्रम में डालें, नारी का अपमान की बात करें, लेकिन कानून वो भी जानते हैं। मानहानिकारक विषयों पर FIR नहीं होती है, वैवाहिक विषयों पर FIR नहीं होती है, इसके परिवार दायर होते हैं। और परिवार तेलंगाना की कोर्ट में दायर है, वहां से मीनाक्षी नटराजन जी को करोड़ों रुपए की नोटिस जारी है। कारण बताने के लिए इनको नोटिस जारी है। और नोटिस कोर्ट तभी जारी करती है जब प्रकरण न्यायालय में पंजीबद्ध हो जाता है।
जी। अब प्रकरण पंजीबद्ध हो गया जब, तो इनको फार्म 26 से छुपाने की क्या जरूरत थी? जी। देश में बहुत सारे उदाहरण हैं जो राज्यसभा गए लेकिन उनने प्रकरण की संपूर्ण जानकारी दिया। ऐसा नहीं है कि अगर प्रकरण दर्ज होता तो ये राज्यसभा नहीं जाते, लेकिन इनने ऐसा क्यों किया? और अगर किया तो दिग्विजय सिंह जी आउट क्यों हैं? दिग्विजय सिंह जी, वो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, आज दिग्विजय सिंह जी से गलबहिया करते हुए दिखा। तो कुल मिला के ये कि दिग्विजय सिंह जी ने ही सब कुछ साजिश किया है कि मीनाक्षी नटराजन वहां पे राज्यसभा न जाने पाए, उच्च सदन न जाने पाए। लेकिन एक क्लियर कट देश को भ्रमित करना बंद कर दें। ये भारतीय जनता पार्टी है। अगर कोई व्यक्ति, भले ही हमारे पास नंबर ऑफ वोट ना हो, लेकिन उसके बाद भी हमें प्रत्याशी खड़ा करने का पूर्ण अधिकार है। भारत के संविधान ने हमको स्वतंत्रता दिया है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव भले ही हार जाए। तो हार जीत तो अलग विषय था, लेकिन सबसे पहले इन कांग्रेसियों ने एक नारी को साजिश करके उसको मैदान से आउट करा दिया, क्योंकि इनको फार्म 26 भरना नहीं आता। अब एक बात और जान लीजिए, रिसर्जेस इंडिया बनाम चुनाव आयोग वर्ष 2013 में एक प्रकरण आया था। उस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संपूर्ण नामांकन की प्रक्रिया में जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको सत्य जानकारी देनी ही होगी, संपूर्ण कॉलम भरने ही होंगे। तो मीनाक्षी नटराजन जी के एक जगह पर निरंक क्यों किया गया और एक जगह कहते हैं कि निरंक है, फिर उसके बाद उनको नोटिस की जानकारी आ जाती है। और एक बात क्लियर कट जान लें, चुनाव आयोग भारत का एक स्वतंत्र संस्थान है, उस पर किसी भी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं होता है। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा सीबीआई, सीआईडी और चुनाव आयोग इनको टूटा कहने लगी, पिंजड़ा कहने लगी, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। 70 साल आपने देश में राज किया है, लेकिन आपको इतना कोई बात नहीं। रोहित जी, हम आपका जवाब आरती सिंह जी से ले लेते हैं। आरती जी, बीजेपी का आरोप है कि आप हर बात में लोकतंत्र की हत्या का नैरेटिव सेट करते हैं, लेकिन अगर आपके सारे विधायक पूरी तरह एकजुट थे और आपके पास नंबर थे तो वोटिंग से पहले ही उन्हें विशेष विमान से बेंगलुरु रिसोर्ट भागने की नौबत क्यों आ रही? आपको अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं था क्या? नहीं, हमारे विधायकों पे तो हमें भरोसा है, लेकिन सत्ता पक्ष पे नहीं है ना भरोसा, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र की किस तरीके से खरीद फरोख्त की जा सकती है, इनसे अच्छा तो कोई जानता ही नहीं है। कितने विधायक खरीद के इन्होंने सरकारें पलटी हैं, और यही आज भी यही कर रहे हैं, क्योंकि अभी नोटिस मिला, ये कोई प्रूफ नहीं हुआ है उनका। ये अभी कोई प्रूफ नहीं है, नामांकन रद्द किया ही नहीं जाना चाहिए था इनका। तो किस बेस पे इनने, क्या इनके विधायक के ऊपर केसेस नहीं चल रहे? कितने ही विधायक हैं इनके, तो बेचारे उन्होंने, नटराजन जी ने ऐसा किया ही क्या है जो इनको है ना एक मुजरिम साबित करके है ना उनका नामांकन आप रद्द कर रहे हो? ये तो पूरी तरीके से साजिश है कि इनके तीनों राज्यसभा सांसद इनके ही बने और विपक्ष के ना बने, क्योंकि विपक्ष को खत्म करने के लिए इन्होंने हर साजिश रची है। जी बिल्कुल। आयुष जी, दूसरी तरफ रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि समन जारी हो चुका और उम्मीदवार जवाब भी दे चुकी है। एक लीगल एक्सपर्ट के तौर पर आप किससे सही मानते हैं? क्या नोटिस का जवाब देना यह साबित करता है कि मामला पेंडिंग क्रिमिनल केस की श्रेणी में आ चुका है? जी, बेसिकली अगर कोर्ट ने नोटिस भेजा है और आपने जवाब दिया है तो हम पूरी तरह से ये नहीं बोल सकते कि आपके ऊपर आपराधिक जो मामला है वो सिद्ध हो चुका है। यहाँ पे बस ये है कि कोर्ट को आपसे एक स्पष्टीकरण चाहिए कि क्या आप इस मैटर में इन्वॉल्व हैं या नहीं। आपके आंसर के बेसिस पे कोर्ट इसमें डिसाइड करता है कि आपको आपराधिक माना जा सकता है या आपका कोई रिलेशन है या नहीं है, या वो चाहे तो आपको बाहर भी कर सकता है। बट अभी जो है वो एक्यूज की कैटेगरी में है, तो उन्हें ये चीज बताना चाहिए था मेरे हिसाब से कि एक्यूज है, तो उनको बताना था कि इस प्रकरण में मुझे एक्यूज बताया गया है, अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। भले वो ये चीज को कोर्ट कर सकते हैं कि अपराधी नहीं बताया गया, अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, बट ये जानकारी देनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आपको कोई भी ऐसी जानकारी यदि आपके संज्ञान में है तो वो आपको चुनाव आयोग के साथ में शेयर कर देंगे। जी रोहित जी, जिस तरीके से वकील साहब ने बताया है, जिस मामले को आधार बनाकर नामांकन रद्द हुआ उसमें कोई एफआईआर या क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है, महज एक प्राइवेट कंप्लेंट के नोटिस को इतना बड़ा अपराध बना देना राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है, तो क्या है आपके हिसाब से? ये बच्चों वाली बात है। कांग्रेस प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, एक भी तथ्य की बात नहीं कर रही है। इनको इतना मात्र बताना है कि कोर्ट में जब मामला चल रहा था तब आपने फार्म 26 में इस तथ्य को मीनाक्षी नटराजन जी ने क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं लेख किया? सिद्ध होना क्या कहीं किस कानून में लिखा है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की किस धारा में लिखा हुआ है कि
अगर सिद्ध होगा तभी सामने वाला व्यक्ति फॉर्म में उसको फिलअप करेगा। जी आपको आपके विरुद्ध मामला तेलंगाना की कोर्ट में चल रहा था, उसका बाकायदा प्रकरण क्रमांक लिखते, उसका प्रकरण का कोड लिखते और बताते कि यहाँ पे मामला विचाराधीन है। मात्र इतनी सी बात है। जी अगर मामला विचाराधीन है तो रिटर्निंग ऑफिसर को पूर्ण अधिकार है कि वो फार्म का सत्यापन करे और फार्म के सत्यापन के पश्चात फार्म को स्वीकार या अस्वीकार करे। जी अब ये बार बार ढोल पीटना बंद करे कांग्रेस। कांग्रेस के ढोल का जवाब टाइम आने पर मिलता रहता है बार बार। अभी इतने साल से ये विपक्ष में है, अभी विपक्ष में ये रहने की तैयारी आदत डाल लें। इनको कभी इनके इस कृत्य से जब इनसे फार्म भरते नहीं आता है, इतने बड़े बड़े वकील हैं, महारथी हैं, इनको फार्म भरने की जानकारी नहीं है। कौन कहता है कि अगर एफआईआर आपराधिक मामला नहीं है तो हम फार्म 26 में नहीं भरेंगे? जी अगर मामला न्यायालय में लंबित है तो भी आपको जानकारी देनी पड़ेगी। जी बिल्कुल आरती जी, अदालत का साफ नियम है कि उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए। तकनीकी रूप से जब आपका हलफनामा अपूर्ण पाया गया तो इसके सीधे तौर पर आपके उम्मीदवार जिम्मेदार हैं या बीजेपी जिम्मेदार है? किसे मानती हैं आप? मेरा उम्मीदवार जिम्मेदार है ही नहीं, क्योंकि अभी कुछ साबित ही नहीं हुआ है ना। अभी कुछ साबित ही नहीं हुआ। ऐसे तो इनके विधायकों को देखो, पता नहीं कितने लोगों के ऊपर केस चल रहे हैं, फिर भी वो चुनाव लड़े, फिर भी उनने नामांकन भर के चुनाव लड़े, विधानसभा में पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे, राज्यसभा में पहुंचे। तो ये तो अपना काला तो ये ढक लेंगे जी, लेकिन दूसरा अगर कुछ है भी नहीं उसके पीछे पड़ जाते हैं ये, और उसको बिल्कुल इस तरीके से बताते हैं, ये बता रहे फॉर्म भरना नहीं जानते हैं। भैया अगर फॉर्म भरना नहीं जानते तो इसने सालों सरकारें कैसे चलाई है, देश को कैसे इतना आगे बढ़ाया है। तो ये अपने आप को बहुत बड़ा साबित करना चाहते हैं। और कांग्रेस, भाई देखो, कांग्रेस ना तो कभी खत्म हुई थी ना कभी खत्म होगी। इनके सपने हमेशा अधूरे रहेंगे, इनकी पीढ़ियां गुजर जाएंगी, लेकिन ये सपना कभी पूरा नहीं होगा कि विपक्ष में कांग्रेस नहीं बचेगी। और ये सपना देखते रहे हमारे साथी। जी रोहित जी, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कभी भी विपक्ष को खत्म करना ही नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश में विपक्ष रहे, लेकिन विपक्ष स्वयं ही विपक्ष में बैठने लायक नहीं बचा है। नहीं चाहती है, तभी आप अगर चाहती होती तो विधायकों को ना खरीदते। एक बात और इनसे पूछ लीजिए अरुण जी, कि ये एक शब्द में जवाब दे दें कि क्या मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन भारतीय जनता पार्टी ने रद्द किया है कि चुनाव आयोग ने किया है? और अगर चुनाव आयोग ने किया है तो देश के संस्थान पर जिस तरीके से आपने 50 साल तक विश्वास किया, इस देश में भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ भी विपक्ष में रही, अगर उसने संस्थानों पर विश्वास किया तो आपको भी संस्थान पर देश के विश्वास करना ही पड़ेगा। ये भारत के संस्थान है, भारत के नियम है, भारत के संविधान है, भारत के कानून है। आप डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपको सीधे हम मीनाक्षी नटराजन जी का सहयोग कर दें राज्यसभा जाने के लिए? ऐसा आप सत्ता से चाहते हैं? सत्ता हमेशा अपने उम्मीदवार के प्रति वफादार रहा है, और आपकी नाकामी के कारण, आपके दिग्विजय सिंह जी और अन्य लोगों की साजिश के कारण मीनाक्षी नटराजन नहीं जा पाई राज्यसभा। मैं तो मीनाक्षी नटराजन जी को अपनी ओर से धन्यवाद कहूंगा कि वो गांधीवादी नेता हैं, और एक गांधीवादी नेता को इस कांग्रेस ने राज्यसभा नहीं जाने दिया। जी आरती जी, वही है ना, आरती जी वही लगा रही है। बीजेपी तो साफ तौर पर कह रही कांग्रेस के ही नेता ने ही साजिश रच के और मोहरा बना के निपटा दिए। क्या कहेंगे इस पर? अपना पल्ला झाड़ने से ये नहीं हो जाता कि आप साफ सुथरे बच जाओगे। आपने ये साजिश कर ली कि नहीं, आप ही के नेताओं ने नटराजन जी का है ना नाम खारिज करने के है ना लिए सारी चीज करें। मैडम कैसी बात कर रही हैं? नेता थोड़ी नामांकन खारिज करते हैं। नहीं, ये तो आप जब से नटराजन जी का नाम आया है, आप लोग उनकी बिल्कुल कुंडली खंगालने लगे। क्या कर सकते हैं अब इसमें, कैसे इनका नाम खारिज कर सकते, नामांकन नहीं कर सकते, इनको हमारे सांसद कैसे बन सकते हैं? ये तो आपने शुरू से ही अपने चक्रव्यूह रचना चालू कर दिया। अब आप तो दूसरों पे तो आरोप डालोगे ना, आप तो डालोगे दूसरों पे आरोप, आप तो पार्टी पे ही आरोप डालोगे कि नहीं इन्हीं के लोगों ने ना अपने पार्टी की इनको है ना। हमारे साथ में आयुष गुहा जी, हम उनसे एक लास्ट ऑप्शन में सवाल करते हैं। आयुष जी,
अगर कांग्रेस इस फैसले के खिलाफ तुरंत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाती है तो चुनाव आयोग के इस फैसले पर स्टे मिलने की कानूनी गुंजाइश कितनी मजबूत है? क्या नटराजन को राहत मिल सकती है या अब कानूनी तौर पर खेल खत्म हो चुका है? ये बेसिकली ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह के फैक्ट्स को बताना चाह रहे हैं। यदि कोई कानूनी मामला लंबित है, जैसे कि बताया जा रहा है न्यूज में और बाकी जगहों में कि हैदराबाद के कोर्ट के सामने एक प्रकरण पेंडिंग था, तो इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। अगर वो क्लैरिकल मिस्टेक अगर प्रूफ करने में सफल हो जाते हैं तो उनकी सीट बरकरार रहेगी। अदरवाइज 90% चांसेस है कि उनकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जो लॉ बहुत ही क्लियर है कि अगर आपको बताया गया है कि इस फॉर्म में आपको जानकारी भरना है और आपने जानबूझकर भी अगर जानकारी नहीं भेजी है और आपको पता था, आपने नोटिस रिप्लाई किया है, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो वो एक तरीके से आपके अगेंस्ट में जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि हाईकोर्ट उतनी ज्यादा राहत देगा, बट फिर भी एक चांसेस है कि हाँ, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहां से उनको इसके बारे में काफी रिलैक्सेशन मिल सकता है। जी, तो टाइम का पाबंदी, आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो राज्यसभा चुनाव को लोकतंत्र बनाम राजनीति की सबसे बड़ी लड़ाई में बदल दिया गया है। एक तरफ बीजेपी कह रही है झूठ पकड़ा गया है, सच जीत गया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, हमारी सीट बीजेपी ने लूट ली है। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो जाता है। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज धरने पर बैठ जाते हैं। दिग्गजों में जयराम रमेश, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट जैसे दिग्गज चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर बैठे हैं। सवाल सिर्फ एक उम्मीदवार का नहीं था, सवाल सिर्फ एक राज्यसभा सीट का भी नहीं था, सवाल यह था कि क्या लोकतंत्र में चुनाव अब बैलेट से जीता जाएगा या तकनीकी हथियारों से। बहरहाल मेहमानों ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया। देखना होगा आगे इस लड़ाई में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है। डिबेट सेंटर में यहीं तक आप देखते रहिए DA News Plus। नमस्कार।